नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आज आपकी क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है, जिसमें लेसन नंबर 2 से विलयन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन की डेफिनेशन है बेटा कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों के समंगी मिश्रण को ही यहाँ पर विलयन कहा जाता है। विलयन जो होता है वो 2 प्रकार के पदार्थों से या 2 प्रकार के घटकों से यहाँ पर मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें जिस घटक की मात्रा यहाँ पर अधिक मात्रा में यहाँ पर होता है वो तो कहलाता है यहाँ पर क्या, विलायक। बल्कि जिसकी मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है वो अवयव यदि देखा जाए तो वो अवयव कहलाता है यहाँ पर विलय। तो विलयन 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है, एक तो विलय और दूसरा विलायक। जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो तो विलायक कहलाता है और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन कि एक ठोस में विलयन का उदाहरण लिखिए। तो ठोस में ठोस मिलाए जाने पर यहाँ पर एक मिश्र धातु का निर्माण होता है, जिसमें एक एग्जांपल है कॉपर के साथ में सोना और जिंक के साथ में कॉपर मिलाने पर यहाँ पर एक ठोस मिश्र धातु का यहाँ पर निर्माण होता है। आगे अपन यदि देखें तो आगे है क्वेश्चन संख्या 3, जिसमें क्वेश्चन संख्या 3 के लिए यदि अपन देखें तो सांद्रता किसे कहते हैं। तो सांद्रता की डेफिनेशन क्या है कि किसी विलय की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन कि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता किसे कहा जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता की परिभाषा है कि किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में यहाँ पर उपस्थित होती है उसे विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र लिखो। कि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का यहाँ पर सूत्र है कि विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 1000। विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 या ग्राम यहाँ पर ली जाती है। छठवां क्वेश्चन ये आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। तो आयतन प्रतिशत के ये परिभाषा देखो कि विलय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों के यहाँ पर बराबर मानी जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आयतन प्रतिशतता का सूत्र लिखो। तो आयतन प्रतिशतता का सूत्र यहाँ पर होता है अपना कि कोई भी विलयन जो है उस विलयन में आयतन प्रतिशतता यदि अपन देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जो अपन देख रहे हैं यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, जिसमें यदि अपन देखते रहेंगे तो यहाँ पर ये पीछे चला गया था थ्योरी गलती के लिए। अब आगे यदि वापस दोबारा देख रहे हैं अपन, यहाँ पर 6वां 7वां क्वेश्चन में लगभग अपन चल रहे थे। यहाँ पर जो क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी अपने, उसमें 6वां या 7वां क्वेश्चन जो था अपना वो था यहाँ पर आयतन प्रतिशत। उस आयतन प्रतिशत के बारे में यहाँ पर अपन दोबारा देखेंगे यहाँ पर कि क्या है आयतन प्रतिशत। कि आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं वो तो अपन ने देख ली थी कि वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में यहाँ पर घुली हुई होती है वो विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता का सूत्र था कि विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100 के द्वारा यहाँ पर आयतन प्रतिशतता को यहाँ पर लिखा जाता है। अगला 8वां क्वेश्चन है कि 25 ml एथेनॉल को 75 ml पानी में घोलने पर उसकी आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। तो यहाँ पर विलय एथेनॉल का आयतन है वो तो है 25 ml और विलय का आयतन जिसे VA के द्वारा डिनोट किया गया है उसका आयतन है यहाँ पर 75 ml। अर्थात विलयन का कुल आयतन यदि देखा जाएगा तो 25 + 75 = 100 ml हो जाएगा। अर्थात आयतन प्रतिशतता का सूत्र होता है यहाँ पर कि VB + VA × 100। VB का मान यदि देखा जाए तो यहाँ पर एथेनॉल है वो 25 और कुल आयतन यहाँ पर 100 × 100 बराबर 25% यहाँ पर इसका आंसर यानी कि आयतन प्रतिशतता हो जाएगी। अगला 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं। तो उसकी परिभाषा है कि किसी विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार आयतन में यहाँ पर घुली हुई हो विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 10वां कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का सूत्र लिखो। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर यहाँ पर विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन गुणा 100। विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन गुणा
100 के द्वारा यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को लिखा जाता है। अगला एक मैथमेटिकली क्वेश्चन शॉर्ट में कि 2% W/V NaCl का 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो विलयन का आयतन है 500 ml और इनकी प्रतिशतता दे रखी है 2%, जिसमें W/V प्रतिशतता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, जिसमें प्रतिशतता है यहाँ पर 2, तो विलयन NaCl की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन 500 ml इंटू 100, जिसमें NaCl की ग्राम में मात्रा यदि देखी जाएगी तो 2 × 500 अपॉन 100 बराबर 10 ग्राम यहाँ पर NaCl की अपने को आवश्यकता होती है। अर्थात 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए 2% जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होती है। अगला 12वां क्वेश्चन है कि मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता की परिभाषा देखो कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का सूत्र भी पूछा जाता है। तो मोलरता का सूत्र है कि विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। ये इसकी दूसरा सूत्र है यहाँ पर कि मोलरता बराबर है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का मिलीलीटर में आयतन गुणा 1000। मिलीलीटर में यदि आयतन लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और लीटर में आयतन लेंगे तो उसमें किसी से भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है कि विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का ग्राम में भार अपॉन विलयन का अणुभार, विलय का ग्राम में भार अपॉन विलय का अणुभार के द्वारा यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ग्राम में भार अपॉन अणुभार अपना मोलों की संख्या कहलाती है। 15वां क्वेश्चन कि मोललता किसे कहते हैं। मोललता की परिभाषा देखो कि विलय के 1 किलोग्राम में यहाँ पर घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, जिसे स्मॉल m के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है। अर्थात m = विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलय का किलोग्राम में द्रव्यमान, या m बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलय का ग्राम में द्रव्यमान इंटू 1000 के द्वारा लिखा जाता है। आगे क्वेश्चन संख्या 16, जिसमें क्वेश्चन है कि उन सांद्रता इकाइयों के नाम बताइए जो तापमान से प्रभावित नहीं होती। तो तापमान से प्रभावित नहीं होने वाली यहाँ पर इकाइयाँ यदि देखी जाए तो पहली है मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशतता, मोल अंश और ppm। ppm का मतलब है यहाँ पर पार्ट पर मिलियन। ये इकाइयाँ हैं जो तापमान से प्रभावित नहीं होती है। 17वां क्वेश्चन कि उस सांद्रता इकाई का नाम लिखिए जो तापमान से यहाँ पर प्रभावित होती है। तो तापमान से प्रभावित होने वाली यदि देखी जाए तो वो है मोलरता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। ये सांद्रता इकाई हैं जो तापमान से यहाँ पर प्रभावित होती है। 18वां क्वेश्चन कि तापमान बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोलरता यहाँ पर कम हो जाती है। 19वां क्वेश्चन कि विलयता किसे कहते हैं। तो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय की अधिकतम मात्रा को ही उसकी विलयता कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन कि ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उसमें 2 मुख्य कारक हैं यहाँ पर। पहला है विलायक की प्रकृति और दूसरा है तापमान, जिसमें विलय और विलायक की प्रकृति में यदि देखा जाए तो समान प्रकृति वाले एक दूसरे में घुल जाते हैं, वो ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक में यहाँ पर आसानी से घुल जाता है। इस प्रकार अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में यहाँ पर घुलेगा तो समान को घोलता है, बल्कि असमान यहाँ पर आसानी से घुल सकता है। और दूसरा कारक यहाँ पर है वो है तापमान। 21वां क्वेश्चन है कि ठोस की द्रव्य में विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह है कि यदि ठोस का द्रव्य में घुलना उष्मा से शोषी प्रक्रम है तो तापमान बढ़ाने पर भी यहाँ पर विलयता बढ़ेगी, और यदि ठोस का द्रव्य में घुलना उष्मा सेपी प्रक्रम है तो तापमान बढ़ाने पर यहाँ पर विलय की विलयता घटेगी। 22वां क्वेश्चन कि उष्मा शोषी प्रक्रम किसे कहते हैं। तो उष्मा शोषी की परिभाषा देखो कि ठोस का द्रव्य में घुलने पर उष्मा का अवशोषण होता है तो इसे उष्मा शोषी प्रक्रम यहाँ पर कहा जाता है, जिसमें डेल एच का मान यदि देखा जाए तो यह हमेशा के लिए यहाँ पर पॉजिटिव या धनात्मक होता है। 23वां क्वेश्चन कि उष्मा सेपी प्रक्रम किसे कहते हैं।
कि ठोस को द्रव्य में घोलने पर ऊष्मा है उससे उत्सर्जित होती है। इसमें तो अवशोषित हो रही थी ऊष्मा शोषी में, बल्कि ऊष्मा सेपी में उत्सर्जित होती है, तो उसे ऊष्मा सेपी प्रक्रम यहाँ पर कहा जाता है, जिसमें डेल एच का मान यदि देखा जाए तो ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन संख्या 24 क्वेश्चन है उसमें कि ठोस की द्रव्य में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव होता है। तो दाब का इसमें ठोस की द्रव्य में विलेयता पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। 25वां क्वेश्चन कि गैस की द्रव्य में विलेयता किस पैरामीटर के द्वारा मापी जाती है। तो वो अवशोषण गुणांक के द्वारा यहाँ पर मापी जाती है। 26वां क्वेश्चन कि अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं। तो अवशोषण गुणांक की परिभाषा है कि किसी गैस का सेमी क्यूब में आयतन जो 1 सेमी क्यूब जल में यहाँ पर घुला हुआ हो, अवशोषण गुणांक कहलाता है। दोबारा देखो कि किसी गैस का सेमी क्यूब में आयतन जो 1 सेमी क्यूब जल में घुला हुआ हो, अवशोषण गुणांक कहलाता है। 27वां क्वेश्चन है कि गैस की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उसको 3 कारक यहाँ पर मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला कारक है विलेय और विलायक की प्रकृति, दूसरा है ताप और तीसरा है दाब। ये 3 कारक मुख्य रूप से यहाँ पर इसको प्रभावित करते हैं। 28वां क्वेश्चन है NH3 HCl SO2 H2S CO2 C2H2 O2 और N2 को अवशोषण गुणांक के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो अवशोषण गुणांक NH3 का सबसे ज़्यादा, बल्कि नाइट्रोजन का यहाँ पर सबसे कम होता है। NH3 से कम होता है यहाँ पर HCl का, HCl से कम SO2 का, SO2 से कम H2S का, H2S से कम CO2 का, फिर है C2H2, फिर O2 और फिर लास्ट में N2। इस प्रकार यहाँ पर इसका घटता हुआ क्रम है। 29 नंबर का क्वेश्चन कि ग्लूबर लवण की विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती और उससे अधिक तापमान पर घटने लगती है, क्यों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखो इसमें कि 32.4 डिग्री सेल्सियस तक लवण का क्रिस्टलन जल है वो अलग हो जाता है, इसीलिए उसकी विलेयता यहाँ पर आसानी से बढ़ जाती है। 30वां क्वेश्चन कि HCl व NH3 गैस बेंजीन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील होती हैं, क्यों। तो यहाँ पर HCl और NH3 बेंजीन की तुलना में पानी में ज़्यादा घुलनशील का कारण देखो कि हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया गैस है ध्रुवीय प्रकृति की होती है तथा पानी भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है। चूँकि ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में आसानी से यहाँ पर घुल जाता है, अतः यह पानी में विलय होती है, बल्कि बेंजीन की प्रकृति है वो ध्रुवीय होती है, अतः हाइड्रोजन क्लोराइड तथा अमोनिया बेंजीन में यहाँ पर आसानी से नहीं घुलते हैं। इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर इस लेसन में से पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, गैस की द्रव्य में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता है वो यहाँ पर घट जाती है। 32वां क्वेश्चन कि तापमान बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्यों घटती है। तो ताप बढ़ाने पर गैस से अणुओं की गतिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे उसकी विलयन से निष्कासित होने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है और विलेयता यहाँ पर आसानी से घट जाती है। यानी कि विलयन से निष्कासित होने की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण उसकी विलेयता यहाँ पर आसानी से घट जाती है। 33 नंबर का क्वेश्चन कि हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के द्रव्य में घुलने पर ताप बढ़ाने पर विलेयता भी यहाँ पर बढ़ती है, क्यों। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जब द्रव्य में घुलती हैं तो ऊष्मा का यहाँ पर अवशोषण होता है और तापमान बढ़ाने पर यहाँ पर विलेयता है वो आसानी से बढ़ जाती है। 34 नंबर का क्वेश्चन कि दाब का गैस की द्रव्य में विलेयता पर क्या प्रभाव होता है। तो दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता है यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें गैस के कण है जो संगुणित हो जाते हैं, जिससे विलेयता यहाँ पर बढ़ जाती है। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता क्यों बढ़ती है। तो इसका कारण भी बताओ कि किसी विलयन पर दाब बढ़ाने पर उसमें प्रति इकाई आयतन में गैसीय अणु की संख्या है वो बढ़ जाती है, अर्थात संगुणन हो जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। इससे गैस की विलेयता यहाँ पर आसानी से गैस की विलेयता यहाँ पर बढ़ जाती है। अगला 36 नंबर का क्वेश्चन कि मोल अंश या मोल भिन्न किसे कहते हैं। तो मोल अंश की परिभाषा देखो कि मोल अंश एक सांद्रता इकाई है। एक विलयन में किसी घटक के मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही यहाँ पर मोल भिन्न कहा जाता है, अर्थात किसी विलयन में किसी घटक के मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल भिन्न कहा जाता है।
अगला 37 नंबर का क्वेश्चन कि हेनरी का नियम लिखो। हेनरी का नियम क्या है? तो स्थिर ताप पर यहाँ पर किसी विलायक के इकाई आयतन में विलय गैस की मात्रा विलायक की सतह पर साम्यावस्था में गैस द्वारा लगाए गए दाब के यहाँ पर समानुपाती मानी जाती है। अर्थात m समानुपाती p या m बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक स्थिरांक लगाया जाता है, वो है kh, जिसे हेनरी स्थिरांक यहाँ पर कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेनरी के नियम की सीमाएं लिखी। तो यहाँ पर 4 सीमाएं हैं कि दाब अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस की विलायक के साथ में रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए और विलयन है यहाँ पर तनु होना चाहिए। ये 4 यहाँ पर सीमाएं हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर का कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग बताओ। तो अनुप्रयोग है इसमें कि सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर यहाँ पर बंद किया जाता है। ये हेनरी के नियम की एक सीमा मानी जाती है यहाँ पर। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन कि एनोक्सिया किसे कहते हैं। तो एनोक्सिया की परिभाषा क्या है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, इसे ही एनोक्सिया कहा जाता है। अर्थात जीवों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सोचने समझने की जो क्षमता में कमी आती है, उसे ही एनोक्सिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का कि एनोक्सिया रोग किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि अधिक ऊंचे स्थानों पर वायु दाब कम होता है तथा ऑक्सीजन गैस की सांद्रता कम होती है, इसलिए वहाँ पर रहने वाले लोगों के शरीर में यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यानी कि वायु दाब में कमी के कारण यहाँ पर सांद्रता कम और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगला 42 नंबर का क्वेश्चन कि गोताखोरों में बैंड नामक समस्या को रोकने के लिए ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो हीलियम गैस मिलाई जाती है। अगला 43 नंबर का क्वेश्चन कि द्रव्य का आंशिक दाब किसे कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा कि किसी वाष्पशील द्रव्य की सतह पर साम्यावस्था में उसकी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब उस द्रव्य का वाष्प दाब कहलाता है। दोबारा देखो कि किसी वाष्पशील द्रव्य की सतह पर साम्यावस्था में उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब उस द्रव्य का आंशिक वाष्प दाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम बताइए। तो राउल्ट का नियम देखो क्या है कि निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के यहाँ पर क्या माना जाता है, समानुपाती माना जाता है। अर्थात माना किसी विलयन के 2 घटक होते हैं जैसे ए और बी तथा उसके आंशिक दाब हैं वो पी ए और पी बी हैं, तो इसकी मोल भिन्न क्रमशः अक्ष ए और अक्ष बी होगी। तो राउल्ट के नियम के अनुसार उसकी आंशिक दाब पी ए है वो अक्ष ए के समानुपाती और पी बी है वो अक्ष बी के समानुपाती यहाँ पर माना जाता है। अर्थात पी ए समानुपाती अक्ष ए और समानुपाती का चिन्ह हटाने पर यहाँ पर एक स्थिरांक जो काम में लिया जाता है वो है पी ए नोड तथा पी बी समानुपाती अक्ष बी में यहाँ पर पी बी बराबर पी बी नोड इंटू अक्ष बी यहाँ पर लिखा जाता है। अगला 45 नंबर का क्वेश्चन कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो ऐसे विलयन जो समस्त ताप और समस्त सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले यहाँ पर विलय एवं विलायक जो हैं वो आदर्श विलयन यहाँ पर बनाते हैं। अगला 46 नंबर का क्वेश्चन कि आदर्श विलयन के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो ये राउल्ट के नियम की पालना करता है। दूसरा, विलयन का कुल आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। अर्थात इन विलयनों के निर्माण में आयतन परिवर्तन हमेशा के लिए शून्य होता है। थर्ड है कि विलय और विलायक को मिश्रित करने पर ऊष्मा का न तो अवशोषण होता है और न ही उत्सर्जन होता है। अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन है हमेशा के लिए शून्य होता है। फोर्थ क्वेश्चन कि विलयन में विलय तथा विलायक के अणुओं के मध्य उपस्थित सहसंजक बल का परिणाम विलय के अणुओं के मध्य तथा विलायक के अणुओं के मध्य उपस्थित असंजक बलों के परिणाम के योग के बराबर यहाँ पर होता है। यह है यहाँ पर राउल्ट के नियम के प्रमुख लक्षण। अगला 47 नंबर का क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आदर्श विलयन में जो आसानी से यहाँ पर घुल जाते हैं या मिल जाते हैं, तो उसमें पहला एग्जाम्पल है नॉर्मल हेक्सेन तथा नॉर्मल हेप्टेन आसानी से घुल जाते हैं। दूसरा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन वो भी आसानी से यहाँ पर विलय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो अनादर्श विलयन की डेफिनेशन देखो कि वे विलयन जो समस्त ताप और समस्त सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन यहाँ पर कहा जाता है।
और अगला क्वेश्चन 49 नंबर का कि अनादर्श विलयन के प्रमुख गुण लिखिए। तो राउल्ट नियम की पालना यहाँ पर नहीं करते हैं। विलयन के घटकों को मिश्रित करने पर आयतन में परिवर्तन होता है। थर्ड है यहाँ पर विलयन के घटकों को मिश्रित करने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। और फोर्थ है अनादर्श विलयन में विलय तथा विलय के अणुओं के मध्य उपस्थित अंतर आणविक बल, विलय अणुओं के मध्य उपस्थित अंतर आणविक बल तथा विलायक अणुओं के मध्य उपस्थित अंतर आणविक बलों की तुलना में दुर्बल या प्रबल यहाँ पर होते हैं। तो ये हैं इसके 4 प्रमुख लक्षण। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन है कि अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो अनादर्श विलयन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। अगला 51 नंबर का क्वेश्चन कि किस प्रकार के अनादर्श विलयन राउले के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कौन से हैं कि ऐसे अनादर्श विलयन हैं जिसमें विलय तथा विलायक के अणुओं के मध्य उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल है विलय अणुओं के मध्य तथा विलायक अणुओं के मध्य उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बलों की तुलना में दुर्बल होते हैं। वे राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जिनमें विलायक अणुओं के मध्य और विलय अणुओं के मध्य दुर्बल या अंतर आणविक आकर्षण बलों की तुलना में यहाँ पर दुर्बल होते हैं, वे ही धनात्मक विलयन यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अगला 52 नंबर का क्वेश्चन कि ऐसे 2 अनादर्श विलयन के उदाहरण लिखिए जो राउल्ट के नियम के से यहाँ पर धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला पहला है यहाँ पर मेथेनॉल और जल, दूसरा है एथेनॉल और जल। ये दोनों धनात्मक यहाँ पर विचलन दर्शाते हैं। अगला 53 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार के अनादर्श विलयन राउल नियम से यहाँ पर ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो उसकी परिभाषा देखो यहाँ पर कि ऐसे अनादर्श विलयन जिसमें विलय तथा विलायक अणुओं के मध्य उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल का परिणाम विलय अणुओं के मध्य तथा विलायक अणुओं के मध्य उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल से प्रबल होता है, वो यहाँ पर राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो अगला क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के 2 उदाहरण दीजिए। तो एसीटोन के साथ में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के साथ में एनिलीन यदि मिलाया जाए तो यहाँ पर दोनों ही ऋणात्मक विचलन यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अगला 55 नंबर का क्वेश्चन है कि स्थिर क्वांति मिश्रण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखो कि 2 या 2 से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन के प्रभावित हुए बिना एक ही तापमान पर यहाँ पर आश्रित होता है, वो स्थिर क्वांति मिश्रण यहाँ पर कहलाता है। अगला 56 नंबर का क्वेश्चन है कि स्थिर क्वांति मिश्रण है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो है अधिकतम वाष्पदाबी जिसे अपन निम्नतम स्थिर क्वांति मिश्रण के द्वारा यहाँ पर लिखते हैं, और दूसरा है निम्नतम वाष्पदाबी जिसे उच्चतम स्थिर क्वांति मिश्रण के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है। अगला 57 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिकतम वाष्पदाबी और निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखो कि वह स्थिर क्वांति मिश्रण जिसका क्वथनांक उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से यहाँ पर कम होता है, अधिकतम वाष्पदाबी और निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण यहाँ पर कहलाता है। अर्थात वे अनादर्श विलयन जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार का स्थिर क्वांति मिश्रण बनाते हैं, जैसे जल प्लस एथेनॉल का मिश्रण जो है वो यहाँ पर ये दर्शाता है। अगला 58 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नतम वाष्पदाबी और उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो वह स्थिर क्वांति मिश्रण जिसका क्वथनांक मिश्रण के किसी भी अवयव के क्वथनांक से यहाँ पर अधिक होता है। निम्नतम वाष्पदाबी और उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वांति मिश्रण यहाँ पर कहलाते हैं, और वे अनादर्श विलयन जो राउल्ट नियम से यहाँ पर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार का यहाँ पर स्थिर क्वांति मिश्रण यहाँ पर ये बनाते हैं। अगला इसका जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पर एसीटोन और
क्लोरोफॉर्म। अगला 59 नंबर का क्वेश्चन कि जब किसी वाष्पशील द्रव्य में कोई अवाष्पशील अशुद्धि मिलाई जाती है तो द्रव्य के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका वाष्प दाब है यहाँ पर कम हो जाता है। अगला 60 नंबर का क्वेश्चन है कि वाष्पशील द्रव्य में अवाष्पशील अशुद्धि मिलाने पर वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है? तो ऊपर कम तो हो जाता है पर क्यों हो जाता है? तो उसका कारण देखो, तो कारण क्या है कि शुद्ध वाष्पशील द्रव्य की सतह पर केवल द्रव्य के अणु यहाँ पर होते हैं जो वाष्पशील होते हैं, अतः कभी सभी अणु सतह से वाष्प अवस्था में यहाँ पर जाएंगे और वाष्प दाब यहाँ पर उत्पन्न होगा। किंतु जब अशुद्धि यहाँ पर मिलाई जाती है तो सतह के वाष्पशील द्रव्य के अणुओं के साथ में यहाँ पर अवाष्पशील अणुओं के कण भी यहाँ पर सतह पर उपस्थित होते हैं जो वाष्प अवस्था में यहाँ पर नहीं जाते हैं, अतः वाष्पित होने वाले कणों की संख्या में यहाँ पर कमी आ जाती है और वाष्प दाब यहाँ पर कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। आज की क्लास में ये 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन संख्या 61 की जिसमें क्वेश्चन है कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? तो अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा है कि विलयन के वे गुण जो विलय कणों की संख्या पर यहाँ पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति तथा संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म यहाँ पर कहा जाता है। अगला 62 नंबर का क्वेश्चन है कि अणुसंख्यक गुणधर्मों के उदाहरण लिखिए, जिसमें 4 गुणधर्म है यहाँ पर कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये अणुसंख्यक गुणधर्म दो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें से डेरिवेशन लगभग यहाँ पर पूछे जाने की संभावना होती है। जिसकी परिभाषा यहाँ पर है एक क्वेश्चन की कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है कि किसी वाष्पशील शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाए जाने पर यहाँ पर होने वाली वाष्प दाब में कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, इसके लिए सूत्र लिखो। तो उसके लिए सूत्र है यहाँ पर अक्स बी बराबर PA माइनस PA नोड अपॉन PA नोड। अक्स बी बराबर PA माइनस PA नोड अपॉन PA नोड। ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि द्रव्य का क्वथनांक किसे कहते हैं? तो उसका क्वेश्चन का आंसर है कि वह तापक्रम जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के यहाँ पर बराबर हो जाता है, द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है। 66 नंबर का क्वेश्चन कि शुद्ध वाष्पशील द्रव्य में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्य का क्वथनांक यहाँ पर आसानी से बढ़ जाता है। अगला 67 नंबर का क्वेश्चन कि किसी शुद्ध वाष्पशील द्रव्य में अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, तो उसका कारण बताइए। तो उसका कारण है कि जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में यहाँ पर डाला जाता है तो विलयन का यहाँ पर वाष्प दाब कम हो जाता है। अब इस विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में यहाँ पर अधिक गर्म करना पड़ता है, अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में यहाँ पर अधिक हो जाता है, जिसे ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। यानी कि कोई भी विलायक में विलय पदार्थ मिलाने पर उसका क्वथनांक में बढ़ोतरी होने को ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। अगला 68 नंबर का क्वेश्चन कि क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो डेल TB बराबर KB इंटू एम। डेल TB बराबर KB इंटू एम, जिसमें m यदि देखी जाए तो विलयन की मोललता है, जिससे अपन कि WB अपॉन MB इंटू WA के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है, जिससे ओरिजिनल जो सूत्र प्राप्त होता है वो है कि डेल TB बराबर KB इंटू WA अपॉन MB गुणा WA गुणा 1000 के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है। अगला 69 नंबर का क्वेश्चन है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करने का सूत्र है कि KB बराबर MA इंटू R इंटू डेल TB अपॉन 1000 गुणा डेल HV के द्वारा यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। अगला 70 नंबर का क्वेश्चन कि किसी द्रव्य के हिमांक बिंदु से क्या तात्पर्य है? तो कि वह तापमान जिस पर पदार्थ के ठोस अवस्था का वाष्प दाब द्रव्य अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उससे ही द्रव्य का हिमांक बिंदु यहाँ पर कहते हैं। अगला 71 नंबर का क्वेश्चन कि किसी वाष्पशील द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर द्रव्य के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर
वाष्पीय हिमांक में यहाँ पर शुद्ध विलायक की तुलना में यहाँ पर उसका हिमांक है वो कम हो जाता है। जैसे शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि जल में नमक मिलाने पर वह -1 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ पर जमता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अगला 72 नंबर का क्वेश्चन है कि हिमांक अवनमन का कारण बताइए। तो हिमांक अवनमन का कारण है कि जब अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलायक से यहाँ पर कम हो जाता है, अतः विलयन कम ताप पर यहाँ पर जम पाता है। 73 नंबर का क्वेश्चन कि हिमांक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र है कि डेल TF बराबर KF इंटू M, जिसमें M अब मैंने पहले ही बताया था जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में कि M विलयन की मोललता होती है, और मोललता को यहाँ पर मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो WB, जिसे विलयन का ग्राम में द्रव्यमान, अपॉन MB इंटू WA। MB है वो विलय का यहाँ पर मोलर द्रव्यमान और WA है विलय का किलोग्राम में द्रव्यमान के द्वारा लिखा जाता है। अर्थात डेल TF बराबर KF गुणा WA अपॉन MB गुणा WA इंटू 1000 के द्वारा यहाँ पर अपन आसानी से हिमांक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म में विलय का अणुभार यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि हिमांक अवनमन स्थिरांक तथा गलन की गुप्त ऊष्मा के मध्य संबंध दर्शाने का सूत्र ज्ञात करो। तो KF बराबर यहाँ पर MA इंटू R इंटू डेल TF अपॉन 1000 इंटू डेल HF के द्वारा यहाँ पर इसको डिनोट किया जाता है। अगला 75 नंबर का क्वेश्चन है विसरण किसे कहते हैं। तो विसरण की परिभाषा है कि वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होता है उसे विसरण कहा जाता है। अगला 76 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रासरण किसे कहते हैं। तो प्रासरण की परिभाषा है कि वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर यहाँ पर विलय के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से गुजरते हैं उसे यहाँ पर प्रासरण कहा जाता है। अगला 77 नंबर का क्वेश्चन कि उन पदार्थों के उदाहरण बताइए जिनसे अर्धपारगम्य झिल्ली का यहाँ पर निर्माण होता है। तो पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, फिनॉल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, जिनके द्वारा यहाँ पर आसानी से अर्धपारगम्य झिल्ली का यहाँ पर निर्माण होता है। 78 नंबर का क्वेश्चन कि अर्धपारगम्य झिल्ली कार्य सिद्धांत, उसका अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य और सिद्धांत बताओ। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर केवल विलायक के सूक्ष्म कण यहाँ पर गमन कर सकते हैं, विलायक के यहाँ पर नहीं गमन करते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन कि पानी के में किशमिश को रखने पर वह फूल जाती है क्यों। तो इसमें अणु है प्रासरण की क्रिया द्वारा किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जिससे वह फूल जाती है। अगला 80 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रासरण दाब किसे कहते हैं। तो विलयन पर प्रयुक्त वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं के प्रवाह को रोकने तथा तल में साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक हो उसे ही प्रासरण दाब कहते हैं, जिसे पाई के द्वारा यहाँ पर डिनोट किया जाता है। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रासरण दाब का वांट हाफ बॉयल निम्न लिखो। तो निश्चित ताप पर विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता C के समानुपाती यहाँ पर माना जाता है, अर्थात पाई समानुपाती C या पाई समानुपाती 1/V, जिसमें C जो है उसकी सांद्रता के द्वारा लिखा जाता है और सांद्रता को 1/V के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है। अगला 82 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रासरण दाब का वांट हाफ ताप दाब नियम लिखिए। तो निश्चित सांद्रता पर विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के यहाँ पर समानुपाती होता है, अर्थात पाई समानुपाती T के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है। अगला प्रासरण दाब का सूत्र लिखो। तो पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, जिसे प्रासरण दाब यहाँ पर कहा, पाई को यहाँ पर प्रासरण दाब कहा जाता है। 84 नंबर का क्वेश्चन कि प्रासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जिसकी सहायता से विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो प्रासरण दाब का सूत्र भी देखा अपन है कि पाई बराबर CRT और पाई बराबर NRT/V, अर्थात C बराबर यहाँ पर लिखा जाता है N/V, जिसे प्रासरण दाब यहाँ पर अपन अणुसंख्यक गुणधर्म आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि समप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। तो वे दो विलयन जिसके प्रासरण दाब यहाँ पर समान होते हैं समप्रासरी विलयन यहाँ पर कहलाते हैं। समप्रासरी विलयन की मोलर सांद्रता यहाँ पर समान होती है, जैसे 0.91% NaCl विलयन की RBC में यहाँ पर समप्रासरी विलयन होता है।
अगला 86 नंबर का क्वेश्चन है कि अतिप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। तो दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब उच्च होता है अतिप्रासरी विलयन यहाँ पर कहलाता है। अगला अल्पप्रासरी विलयन किसे कहते हैं। तो अल्पप्रासरी विलयन की यहाँ पर डेफिनेशन है कि दो भिन्न प्रासरण दाब वाले यहाँ पर विलयनों में से वह विलयन जिसका प्रासरण दाब यहाँ पर कम होता है उसे अल्पप्रासरी विलयन कहा जाता है। अगला 88 नंबर का क्वेश्चन कि यूरिया की 5% विलयन का 273 केल्विन तापमान पर प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए, जिसमें यूरिया का अनुपात है वो 60 और आर रेडबर्ग स्थिरांक का मान है 0.0821। तो यहाँ पर प्रासरण दाब का सूत्र है कि पाई बराबर WBRT अपॉन MBV। NRT अपॉन V जो होता है उसमें N जो है मोलों की संख्या है, जिसमें मोलों की संख्या को WB अपॉन MB के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है। WB का मान है 5 ग्राम, V का मान है 100 सेंटीमीटर क्यूब या 0.1 लीटर, MB का मान है यहाँ पर 60 ग्राम प्रति मोल, T 273 केल्विन और रेडबर्ग स्थिरांक का मान है 0.0821। सूत्र में मान रखने पर कुल मान जो प्राप्त होता है वो आता है 18.68 ATM। इसी प्रकार मैथमेटिकली क्वेश्चन है कि एक अवाष्पशील विलेय के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर बेंजीन का क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ जाता है, विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो सूत्र है कि डेल TB बराबर KB इंटू WB इंटू WB अपॉन MB गुणा WA गुणा 1000 के द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है, जिसमें मान रखने पर यहाँ पर अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके मान यहाँ पर दे रखे हैं। WB का मान 10 ग्राम, WA का मान यहाँ पर 100 ग्राम, MB का मान ज्ञात करना है, KB का मान यहाँ पर 2.53 कैलोरी प्रति मोल और डेल TB बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 90 नंबर का कि 0.456 ग्राम कैंपर को, जिसका अनुपात 152 यहाँ पर है, 3.14 ग्राम एसीटोन जिसका क्वथनांक यहाँ पर 56.30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर में घोला जाता है, तो विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। तो विलयन का क्वथनांक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है कि डेल TB बराबर KB इंटू WB अपॉन MB गुणा WA इंटू 1000 के द्वारा यहाँ पर अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या आगे मैथमेटिकली क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर लास्ट 91 नंबर का क्वेश्चन कि 0.6 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 21.7 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त जलीय विलयन 272.187 केल्विन पर यहाँ पर जमता है। तो यौगिक का आणविक द्रव्यमान यहाँ पर ज्ञात करो, जिसमें Kf का मान जो दे रखा है वो है यहाँ पर 1.86 डिग्री प्रति मोलरिटी और जल का हिमांक है वो 273 केल्विन दे रखा है, जिसमें हिमांक का अनुमान यदि अपन ज्ञात करें तो डेल TF बराबर TF नोड माइनस TF अर्थात 273 में से 272.187 निकालें तो 0.813 केल्विन यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्रगामी जो लिया जाएगा वो है कि डेल TF बराबर KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000, जिसमें WB का मान है 0.6 ग्राम, WA का मान है 21.7 ग्राम, MB का मान ज्ञात करना है, KF का मान है 1.86 डिग्री प्रति मोलरिटी और सूत्र में मान रखने पर यहाँ पर अपने को जो मान प्राप्त होगा वो मान होगा यहाँ पर 63.26 ग्राम प्रति मोल। यह है आज की क्वेश्चन लेसन नंबर 2 से, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यदि क्वेश्चनों की सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना दोस्त सुनील कुमार। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।